आओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ इलेक्ट्रिक डायपोल के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक डायपोल के कंसेप्ट में डेरिवेशन हमने ये वाली करी थी, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, याद है सबको। और मैंने साथ में तुम्हें एक बार कहा था कि अगर किसी को ये डेरिवेशन समझनी है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स लगाओ पहले। जिसने न्यूमेरिकल लगाए उसके लिए काफी चीजें आसान रहेंगी आगे वाली डेरिवेशंस के लिए भी, और जिसने नहीं लगाई है तुम्हारे लिए डेरिवेशंस को समझना ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट कंपैरेटिवली एक तरह से स्क्रैच से उठाने वाली बात होगी। हमारा ये टॉपिक बहुत ज्यादा रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक बार क्विक रिकैप दे रहा हूं पिछली डेरिवेशन का, कारण ताकि तुम्हें रिलेट करने का पता चले। और एक और बताऊं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी डेरिवेशन, इसलिए वो क्विक रिकैप डिजर्व भी करती है। हमारे पास क्या है बच्चे, अपने पास है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा, मेरे पास क्या है बच्चे, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके अंदर ए पर रखा है मैंने माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर रखा है प्लस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पे इसका सेंटर है ओ। अब एक्सियल लाइन क्या होती है, इसी डायपोल के ऊपर जाने वाली लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन, जो सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगी। मुझे इसी एक्सियल लाइन पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे हम मान लेते हैं, हमने कोई भी एक पॉइंट रखा जहां पे यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा। जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है वहां हम क्या रखेंगे, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, और उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना था, आर। ठीक है, डायपोल की लेंथ कितनी है, 2a। अगर 2a है तो ये डिस्टेंस a और ये भी डिस्टेंस a। क्लियर। अब यहां से ये जो माइनस चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अगर वो अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गई इधर, इसका नाम रख लेते हैं E2। जबकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा बच्चे, पॉजिटिव वाला चार्ज है इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और उसके लिए जब रिपल्सिव फोर्स आएगी तो वो आएगी इस साइड में, नाम रख लेते हैं E1। ठीक है, E1 रिपल्सिव फोर्स, E2 अट्रैक्टिव फोर्स। नेट E कहां निकलेगी हमारे पास, अगर मैं अब नेट E लिखना चाहता हूं तो क्या निकलेगी, नेट E E1 माइनस E2। और सीधा इसके अंदर बस हमें वैल्यूज डाल देनी थी बाय द मैग्नीट्यूड। हमें एक चीज दिख रही है कि यहां से जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, r माइनस ए, और जो ये वाला डिस्टेंस है यहां से लेके ये वाला, ये r प्लस ए है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ने ऑलरेडी बताया था, जहां डिस्टेंस ज्यादा है वहां फील्ड कम होगी, फोर्स कम होगी, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जहां डिस्टेंस ज्यादा वहां फील्ड कम, जहां डिस्टेंस कम वहां फील्ड ज्यादा, इसीलिए E नेट उस साइड में निकलेगी। और E1 और E2 की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या होगी, देखो जरा, E1 और E2 की अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो E1 क्या निकलेगा, E1 क्या निकलेगा बच्चा, K जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q बाय आर स्क्वायर। E1 के केस में R की वैल्यू हमारे पास कहां जा रही है, E1 उस साइड है, डिस्टेंस है R माइनस ए का होल स्क्वायर। और E2 क्या निकलेगा, KQ बाय R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। जब मैं E नेट निकाल रहा हूं तो क्या होगा, KQ कॉमन, 1 बाय R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करा हमने, KQ 1 बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर फॉर्मूला खोला, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR। ये कुछ नया नहीं है, ये सब हमने किया हुआ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं कि ये रिकैप है बस। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब क्या करें, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा, KQ टाइम्स 4AR होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत। अब मुझे पता है कि डायपोल को हम कैसे लिख सकते हैं, डायपोल होता है Q इंटू 2A, यही होता है डायपोल मूवमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। तो यहां से मैं इसे लिख लेता हूं Q इंटू 4A को 2 इंटू 2A लिख लूं तो K टाइम्स 2PR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। अब मैं मान लेता हूं कि आइडल डायपोल, आइडल डायपोल क्या होता है, हाँ जी ठीक है, आइडल डायपोल क्या होता है बेटा, जिसके अंदर R इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन A। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओनली। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, K इंटू 2PR बाय R की पावर 4, ये कटा तो हमारे पास आया K टाइम्स 2P बाय R की पावर 3। क्लियर है ये। और इसकी डायरेक्शन कहाँ आई है,
इसकी डायरेक्शन हाई है। अगर मैं नाम रख दूं ऐसे करके, ये ए था, ये बी था, और यहां से अलोंग बी एक्स, इस साइड में हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई थी। क्लियर बात है? ये हमने लास्ट टाइम पे किया था, और ये क्या था बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन क्या होती है? देखो, जैसे एक्सियल लाइन थी जो सेम लाइन के लिए थी। एक्सियल लाइन किसके लिए थी? सेम लाइन के लिए। अंश बच्चा डोर बंद करना, बस हो गया, रहने दो। तो अब देखो इक्विटोरियल के लिए क्या रहेगा, हमारे पास डायपोल है। बच्चे अब देखना ध्यान से, साथ के साथ नोट डाउन करते चलेंगे, चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सबको समझ में आता है, कंसेप्ट समझना। ये ए जिस पर मैंने चार्ज रखा -q, ये पॉइंट है बी जिस पर मैंने चार्ज रखा +q। बिल्कुल ठीक है। इनके बीच वाला पॉइंट है O, सेम बिल्कुल जैसा हमने पहले लिया था, और ये वाला डिस्टेंस A, ये वाला डिस्टेंस A। ठीक है, इस सेंटर लाइन से जो ये लाइन बनती है इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? एक्सियल, सॉरी इक्विटोरियल लाइन। एक्सियल कहां थी? जब हमने इधर को कहीं बनाई थी। इक्विटोरियल कौन सी होती है? जो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। क्लियर है? दो डायपोल के बीचों बीच जो प्लेन बनता है उसे इक्विटोरियल प्लेन भी कहते हैं, और वही इक्विटोरियल लाइन भी है। मुझे इस इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मान लेते हैं इस पॉइंट पर, ये हमारे पास क्या एक पॉइंट है जहां पर मैंने यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? r। सेम हमने एक्सियल में लिया था, याद करो। सेंटर पॉइंट से जब मैंने एक्सियल वाला डायग्राम बनाया था, अगर यहां -q, यहां +q, सेंटर पे O, तो यहां से जो डिस्टेंस था वो r कौन से पॉइंट का था? जहां पर मैंने यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा था। सेम यहां सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया? r। बिल्कुल क्लियर है। अब एक पॉइंट देखो बच्चा, ये जो +q वाला चार्ज है अपने पास, बीइंग पॉजिटिव इन नेचर, वो इसे रिपेल करेगा कि नहीं? हाँ जी, वो इसे रिपेल करेगा इधर को। बिल्कुल ठीक है, बीइंग पॉजिटिव इन नेचर ये सीधा सीधा उसे रिपल्सिव फोर्स देगा, और वही फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर पर यूनिट चार्ज है, इसीलिए तो ये वाली का नाम मैंने रख लिया E1। ठीक है, नाम समझ में आया? इसका एक काम करें, इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख लो, मान लो C रख लो ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास BC की डायरेक्शन में उधर। अब यहां पर इसका डिस्टेंस कितना आएगा? R और A, पाइथागोरस लगा दूं, r² + a² √। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? मैंने क्या किया, सिंपल, ये पॉजिटिव चार्ज उधर रिपल्सिव फोर्स दे रहा है, रिपल्सिव फोर्स दे रहा है, तो इसका पाइथागोरस लगा के r² + a² बना कि नहीं? क्लियर है? नाम क्या रखा मैंने? E1। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, बीइंग नेगेटिव, ये क्या करेगा? इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो यहां से ऐसे आएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड की तरफ नाम रख दिया है E2। क्लियर है? एक गई ऊपर की साइड, एक गई नीचे की साइड। डन। और इसका भी जो डिस्टेंस आएगा वो r² + a² √ आएगा कि नहीं? पाइथागोरस। बिल्कुल ठीक है। अब एक बात देखो बच्चा, ये भी डिस्टेंस सेम, ये भी डिस्टेंस सेम, ये तो क्या बन गया? आइसोसेलेस। तो ये वाला एंगल जो हमारे पास सेंटर में बन रहा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सीधा। अब शुरू करते हैं भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। ध्यान से देखना, जो E1 है इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, इधर और इधर। E1 के दो कंपोनेंट रिजॉल्व हुए कि नहीं? कौन सा? एक आया इस साइड में और एक आया इस साइड में। क्लियर है? किसी को दिक्कत? जो ऊपर की साइड, अब देखो यहां से ये एंगल क्या है? थीटा, तो यहां भी एंगल आया थीटा। हाँ जी, किसी को इसमें परेशानी आ रही है? अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करूं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो जो बेस एंगल के साथ बनता है उसकी वो क्या बना? कॉस कंपोनेंट, E1 cos थीटा, और दूसरे वाला E1 sin थीटा। किसी को इसमें परेशानी है?
क्लियर है? किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी इश्यूज में कंपोनेंट्स में? डन। अब ऐसे ही जो हमारे पास नीचे की साइड आ रहा है, इसमें देखो यहां थीटा है तो यहां थीटा बनेगा कि नहीं? अगर यहां थीटा है तो यहां थीटा बनेगा कि नहीं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस E2 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा नीचे की साइड, एक आएगा इस साइड। जहां एंगल बना वो बना E2 cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर बना उसका E2 sin थीटा। किसी बच्चे को इस डायग्राम में इशू है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है आदि भाई साहब? डन। अब एक बात बताओ जरा, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, E1 क्या बनेगा? K 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट का होल स्क्वायर। बना कि नहीं? इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन साइड में कर, बना कि नहीं? सीधा लिख दूं, K Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। डन। और E2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताना जरा? K Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। क्या कुछ चेंज आया? समझ में आया? तो तुम्हें एक चीज दिख रही है कि इन मैग्नीट्यूड तो E1 और जो हमारा E2 है वो बिल्कुल सेम है कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है, बिल्कुल सेम है। अगर इन मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम है तो एक बात बताओ जरा, एक मिनट, अगर ये दोनों सेम है तो उन कंपोनेंट्स पे ध्यान दो जो कंपोनेंट्स हमारे पास ऊपर नीचे है। कौन कौन से? देखो जरा कौन कौन से कंपोनेंट हैं। एक E1 sin थीटा, एक E2 sin थीटा। ये सेम है कि नहीं? दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। sin थीटा थीटा सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो कट गए, तो जो भी नेट E बचा वो सिर्फ E cos थीटा की वजह से बचा कि नहीं? तो मेरे पास जो E नेट बचा है वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बना के नहीं? मेरे को ये दिख रहा है कि E1 और E2 इक्वल ही थे, तो मैं इनका नाम E ही रख दूं, कोई दिक्कत? E रख सकता हूं। तो जो E नेट बना, अगर मैं सेम ही रख रहा हूं तो E नेट बना जो वो E सेम है, तो 2 cos थीटा, 2E cos थीटा लिख लूं। किसी को परेशानी? सिंपल है, E सेम था, थीटा सेम था, सीधा ऐड हुआ, 2E cos थीटा बना। ठीक है, अगर ऐसा बन गया तो E नेट की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स E की वैल्यू K Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यही थी E की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी, है ना? वैल्यू डाल दी। अब एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखो, अगर मैं इस cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगी कि नहीं? अगर मैं इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। डाल दो वैल्यू यहां पे। cos थीटा क्या निकला? a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। क्लियर है ये? सॉल्व होके क्या बना? 2KQA बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। हाँ जी, किसी को दिक्कत है इसमें? हाँ जी, किसी बच्चे को यहां इसमें परेशानी है अभी तक? क्लियर है? अब एक बात देखो, Q इंटू 2A ये क्या बना? ये P बन गया कि नहीं? डायपोल मूवमेंट। तो इसको मैं लिख लेता हूं K टाइम्स P बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है, सिंस आर इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन ए, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यही बना। तो अगर मैं ये वैल्यू डालता हूं तो हमारे पास ई नेट क्या बना? के पी बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2, जो कट के क्या बना हमारे पास? के पी बाय आर क्यू। समझ में आई है? और ये किसके लिए वैल्यू निकली है? ई इक्वेटोरियल के लिए।
के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिखना है तो लिख दो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब। क्लियर है बच्चा। और इसकी डायरेक्शन अगर लिखनी है तो इसको मान लो मैं एक्स डायरेक्शन मान लेता हूं, तो लिख देते हैं अलोंग सी एफ, अलोंग सी एक्स। ठीक है, हमें डायरेक्शन बतानी है, इंपॉर्टेंट है वो। जैसे पिछली बार ही हमारा जो एक्सेल वाला निकला था वो उस साइड में निकला था अलोंग बी एक्स या बी एक्स डैश, यहाँ पे एक्स डैश मान लो, चलो उसको नेगेटिव लिखना है तो वो बस डायरेक्शन जो भी मानोगे वो लिख देना वहां पे किस साइड में आया। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? हाँ जी। एंड वाले में मैंने क्या किया बेटा, यहां तक ठीक था सारा, कॉस थीटा की वैल्यू डाल के मैंने क्या किया, यहाँ कॉस थीटा की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के टू ए, पी बन गया डाइपोल मोमेंट। अब मेरे पास क्या है, नीचे बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 1/2 3/2। अब आर एक्सट्रीमली बड़ा है अगर ए से, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर लिखा, बेसिस मतलब ये 2 और 2 कट गए, आर क्यूब बच गया, बस आंसर आ गया। और के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखता है सिर्फ। क्लियर है ये? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? हाँ जी बोलो। अलोंग सी एक्स डैश, ये डायरेक्शन देने के लिए, ये हमने सी पॉइंट माना था ना, तो इधर से इस साइड के लिए कुछ भी नाम रख लो, मतलब तुम्हें रखना है वो तो सी पॉइंट रख लो, एक्स डैश के लिए कुछ और लिखना चाहते हो, पर डायरेक्शन बतानी जरूरी है कि किस साइड है, और वो डायग्राम में मेंशन होना चाहिए वो डायरेक्शन कैसे बता रहे हो, किसकी रेफरेंस में लेके चल रहे हो। ये बात क्लियर है? अगर अब मैं यहां पर एक्सियल और इक्वेटोरियल का रिलेशन लिखूं, हमारे पास एक्सियल क्या आया था बच्चा, क्या आया था एक्सियल, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू 2 आया था कि नहीं, 2 टाइम्स आया था। और ई इक्वेटोरियल कितना आया है, के क्यू बाय आर क्यूब, सब कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सियल और इक्वेटोरियल का रिलेशन आ गया। किसी बच्चे को परेशानी इसमें? समझ में आया अच्छे से? पक्का तुषार बच्चा? पक्का? चलो आदि भाई साहब, आदित्य, समझ में आया ना? चलो आगे चलें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और देखो ध्यान से देखो तो डेरिवेशन कुछ अलग नहीं है, सुपर पोजिशन में भी है, हमने इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किए थे। ये हमारा पूरा टॉपिक हुआ एक्सियल लाइन के बाद इक्वेटोरियल के लिए, और इन दोनों का रिलेशन क्या निकला, ए एक्सियल बाय इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। पोजीशन ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज एंड ऑफ पोजीशन। एक्सियल लाइन के लिए क्या कहा जाता है बच्चे, एंड ऑफ पोजीशन, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या कहा जाता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये कहीं बहुत ऐसा नहीं है कि तुम्हें पेपर में भी पक्का ही मिल रहा है, लेकिन अगर कहीं ये एंड ऑफ पोजीशन लिखा आ जाए, मतलब समझ जाना तुम्हारे साथ वो गेम खेल रहे हैं, वो टंग ट्विस्टर वाले उस चीजों में उलझा रहे हैं, तो वहां ये मत सोचना आउट ऑफ सिलेबस है। अगर एंड ऑफ पोजीशन आ गया तो मतलब एक्सियल लाइन, अगर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन आ गया मतलब इक्वेटोरियल लाइन की डेरिवेशन। क्लियर है ये? डन। चलो अब इसके बाद आता है बच्चा फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आउट ऑफ सिलेबस है, बोर्ड्स में डेरिवेशन नहीं आ रही है, काफी साल हो गए, 2-3 साल 4 साल से, शायद इस बार एनसीईआरटी के अंदर हो भी ना ये टॉपिक, लेकिन ये करना है, इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसको समझना जरा, डेरिवेशन वाइज रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझोगे तो इतना डिफिकल्ट है भी नहीं है। देखो जरा हमारे पास क्या बचा, देखो हमने एक्सियल लाइन पे कर लिया, हमने इक्वेटोरियल लाइन पे कर लिया, अब हमें किस पे करना है, एट एनी पॉइंट। समझो जरा, हर किसी को कंपोनेंट रिजॉल्व करने आते हैं। देखो मेरे पास यहां पर -q और +q मान लो, ऐसा, ये क्या है मेरे पास, एक डाइपोल। अगर यहां ये डाइपोल है तो डाइपोल की स्ट्रेंथ कैसे होती है, डाइपोल मूवमेंट कैसा होता है बच्चा, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है इस साइड में, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब जब मैंने एक्सियल लाइन कही तो एक्सेस उस पे थी, एक्सियल लाइन पे सीधी सीधी इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बिल्कुल क्लियर। अब सेंटर पॉइंट है मान लो ये O, और इस सेंटर पॉइंट से मैं कहां जाना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं एट एनी पॉइंट, यहां कहीं सेंटर जहां भी आ रहा है ये O पॉइंट। अब मैंने बनाया, मैंने कहा एट एनी पॉइंट निकालना है, यहां यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखकर।
ठीक है, वहां यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा है, ना कोई एक्सियल ना कोई इक्वेटोरियल। तो इसके लिए क्या होगा, ये मैंने ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया और इसका नाम क्या रख दिया, ये डिस्टेंस तो होता था आर, जो सेंटर से होगा वो स्टैंडर्ड है। अब एक बात बताओ जरा, अगर मैं पी पे ध्यान दूं, यहां पे पहली बात तो टेन ही पॉइंट आएगा तो एंगल थीटा इंट्रोड्यूस हो गया सीधा सा। मेरे पास जो पी है वो क्या है, डाइपोल स्ट्रेंथ, और उसी डाइपोल स्ट्रेंथ की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आनी चाहिए, हमने अभी देखा था, या तो के ट्वाइस ऑफ पी बाई आर क्यूब है या के पी बाई आर क्यूब है। एक्सियल और इक्वेटोरियल का ऐसे ही आंसर निकला था। मैंने क्या किया, इस P को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, मैं P को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूं, डायपोल मूवमेंट स्ट्रेंथ को। एक तो जाएगा ऐसे, एक तो कैसे जाएगा, रुको, ऐसे इधर को, और एक जाएगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऐसे ही बनते हैं कंपोनेंट। समझना, अगर मेरे पास किसी के कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं तो इसके दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे, मान लो ये एक्स नहीं कुछ और नाम रखो, मान लो पी ही था, तो एक बनता है ऐसे पी कॉस थीटा, अगर थीटा यहां है, और एक पी साइन थीटा, ऐसे ही बनता है। जिस बेस पर बन रहा है वहां कॉस कंपोनेंट होता है, जिस बेस पर बन रहा है, यहां बेस कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या बना, पी कॉस थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर बनता है उस बेस के, वो क्या बनता है, पी साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास जो पी कॉस थीटा है, ये इस वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए एक्सियल लाइन की तरह बन रहा है कि नहीं। इस सिर्फ इस वाले पे ध्यान देना, अभी जो मैं बोल रहा हूं, मैं जो अभी बात कर रहा हूं सिर्फ इस पे ध्यान देना। अगर ये मेरे पास डाइपोल है, अगर ये मेरे पास डाइपोल है, तो इस डाइपोल के रिस्पेक्ट में ये टेस्ट चार्ज एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं, सीधी सीधी लाइन पे कर रहे। अगर ये एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है तो यहां से जो आंसर आना चाहिए हमारे पास, क्या आना चाहिए बताओ जरा, हमारे पास आंसर आना चाहिए सीधा सीधा ऐसे, ऐसे निकलना चाहिए। और एक्सियल लाइन का फॉर्मूला क्या था, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 से डिनोट कर रहा हूं तो क्या निकलेगा, K टाइम्स 2P बाई आर क्यूब, और साथ में P की जगह क्या लगेगा, कॉस थीटा, क्योंकि यहां P नहीं है, P कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट है। समझ में आया, एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला के पी बाई आर क्यूब, P की जगह P कॉस थीटा हमने सब्सटीट्यूट किया। ऐसे ही अगर मेरे पास इक्विटोरियल के लिए देखूं, ऐसा हो रहा है कि नहीं, अगर मैं इक्विटोरियल के लिए देख रहा हूं तो ये दिख रहा है, ये P साइन थीटा के लिए वो इक्विटोरियल प्लेन बन रहा है, इक्विटोरियल लाइन है। हाँ जी, फॉर्मूला क्या था बेटा एक्सियल लाइन का, एक्सियल लाइन के लिए यही था ना, K टाइम्स ऑफ, है ना, K इंटू 2P बाई आर क्यूब, वही सीधा एक्सियल वाला फॉर्मूला डाल दिया मैंने। बस P की जगह क्या लिख दिया साथ में, कॉस थीटा, P कॉस थीटा, क्योंकि कंपोनेंट P कॉस थीटा था। अब जो ये हमारे पास इक्विटोरियल वाला आया है, इक्विटोरियल वाला हमने अभी अभी डिराइव किया, कैसे होगा ये, और इसका फॉर्मूला अगर मैं इसका नाम E2 रख देता हूं तो क्या बनेगा, K टाइम्स P बाय आर क्यूब साइन थीटा, बना के नहीं। अब इन दोनों का मिला जुला के जो नेट रिजल्ट आएगा, कुछ रिजल्टेंट ऐसे बन जाना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। और यहां पर बनने वाले के लिए मैंने नाम रख दिया अल्फा एंगल, और ये हमारे पास आएगा ई नेट, और ई नेट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, 2E1 E2 cos 90, cos 90 जीरो ही हो जाएगा। क्लियर है ये, समझ में आया, अलग बैठा करो बच्चों तुम दोनों, ये बात समझ में आई है तुम्हें। तो यहां पर हमारे पास ई नेट के अंदर अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो देखो E1 क्या रहेगा, E1 हमारे पास क्या रहेगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, E1 के स्क्वायर की वैल्यू K टाइम्स 2P cos थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर, और उसके लिए KP साइन थीटा बाय आर क्यूब का
होल स्क्वायर। डन। क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? क्या कॉमन ले सकता हूं? के बाहर आ गया, पी बाहर आ गया, आर क्यूब बाहर आ गया, क्योंकि होल स्क्वायर अंडर रूट के बाहर सीधा सीधा कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बच गया मेरे पास? 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया है? हाँ जी, किसी को दिक्कत? अब इसको सॉल्व करो तो क्या बना? के पी बाय आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो के पी बाय आर क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लूं। हाँ जी, लिख सकता हूं, बेसिक ट्रिग्नो है। आंसर क्या आया? के पी बाय आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। किसी को दिक्कत है इसमें? ये बात समझ में आ गई है? तो ये हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ओके, समझ में आया ये? किसी को दिक्कत? हाँ जी, पहले बताओ ये समझ में आया है पूरा? डन। और एट एनी पॉइंट के अंदर ही, अब देखो जब हम एट एनी पॉइंट निकाल रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें डायरेक्शन भी चाहिए उसकी। अब डायरेक्शन कैसे निकालूं? tan अल्फा लगा दूं उसी में, यहीं पे लगा देते हैं। देखो अब मैं इसी के लिए अगर tan अल्फा की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगा? tan अल्फा क्या निकलेगा बच्चा? परपेंडिकुलर बाय बेस E2 बाय E1। ध्यान से देखो क्या होगा, सब कुछ तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। के पी से के पी कटा, आर क्यूब से आर क्यूब कटा, तो बचा क्या? 1/2 tan थीटा। ओके, यहां से हम इस तरीके से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर? क्लियर है बच्चे? ये हमारे पास, अगर मैं एट एनी पॉइंट के अंदर थीटा की वैल्यू 0 डाल दूं, मान लो एट एनी पॉइंट के अंदर थीटा की वैल्यू 0 डाल दूं, तो थीटा की वैल्यू 0 डालने का मतलब वो एक्सियल लाइन पे आ जाएगा कि नहीं? जरा फाइनल रिजल्ट में थीटा की वैल्यू 0 डाल के देखो क्या आएगा। अगर फाइनल रिजल्ट में तुम थीटा की वैल्यू 0 डालोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 3 इंटू 1 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2। ध्यान से देखो 2 के पी बाई आर क्यूब सेम बना के नहीं एक्सेल के लिए। और अगर मैं cos थीटा की वैल्यू 90 डाल दूं, मतलब क्या बन जाएगा? वो इक्वेटोरियल बन जाएगा। और cos 90 0, तो ये पूरी टर्म खत्म। 1 का अंडर रूट इज 1 के पी बाई आर क्यूब, जो सेम हमने इक्वेटोरियल के लिए निकाला था। समझ में आया ये? पक्का? चलो भाई, ये एट एनी पॉइंट का केस हमारे पास खत्म हो जाता है। इसके बाद एक डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब ये जो डेरिवेशन है, इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इस टाइम पे तुम देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइटेड टॉपिक नहीं है। एक टाइम पे ये दोनों डेरिवेशन सबसे ज्यादा रेलेवेंट डेरिवेशंस में होती थी। अब डेरिवेशंस में चांसेस हैं कि ये वाली डेरिवेशन भी तुम्हारे सिलेबस में डेरिवेशन की तरह नहीं आएगी, कंसेप्ट की तरह, क्वेश्चन की तरह मिल जाए तो अलग कहानी है। ठीक है, मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ये कि हो सकता है कि डेरिवेशन की तरह ना मिले, तो कंसेप्ट समझना, ये तुम लगाना सीख सकते हो। पता चल गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कहीं क्वेश्चन में आएगा तो लगा लेंगे न्यूमेरिकल में, वरना हम डिराइव करके इस तरीके से यूज कर ही लेंगे। बच्चे अपने पास अब टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। बच्चे 1 मिनट कड़ा देना, कड़ा पास देना। देखो हमारे पास क्या बच्चा, ये एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग का मतलब अब क्या हुआ? ये जो रिंग है इसके ऊपर पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये कहां होगा? लेंथ पे। हम इसका सरफेस कंसीडर नहीं कर रहे, हम ये मान रहे हैं कि ये जो पूरा कड़ा है ये लेंथ वाइज इसके ऊपर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ऐसा होगा तो वहां पे क्या आना चाहिए? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लेमडा से। लेमडा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये क्लियर है? Q अपॉन L।
ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन की तरह नहीं आनी है, लेकिन कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव के हिसाब से इसका ग्राफ और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, जब मैं यहाँ पे अपने ये देखो अभी काम करते हैं, ये हमारे पास क्या बन गई है, एक रिंग हमने अज्यूम कर ली। ठीक है, चलो ये देखो बच्चा, अब ये जो रिंग है हमारे पास, इसके लेंथ पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पूरी लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवरऑल इन टोटल हम मान लेते हैं कितना चार्ज है, Q। और अगर इसकी पूरी लेंथ है, मान लो यहाँ पे ये सेंटर आ गया है, अगर ये पॉइंट सेंटर है तो ये क्या आ गया इसका रेडियस। क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चा, रेडियस। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास ये रेडियस आया है, मैं कहां पे निकालना चाहता हूं, एक्सेस के ऊपर। एक्सेस कहां आएगा, इसके बिल्कुल सेंटर से जो एक लाइन जाएगी, बिल्कुल सेंटर से जो ये लाइन जा रही है इसके इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, मतलब समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाहता हूं, विजुलाइज कर पा रहे हो, उसके सेंटर से अगर ये एक लाइन जा रही है तो इस लाइन के या तो इस एंड पे या इस एंड पे, एंड जरूरी नहीं है मतलब किसी भी पॉइंट पे, तो मैं स्पेसिफिकली एंड इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम विजुलाइज आसानी से कर पाओ कि हम किसी स्पेसिफिक एंड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है, हम किसी एक साइड निकालते हैं, सेम तरीके का बिहेवियर दूसरी साइड आएगा, क्योंकि यहां पर कोई डायपोल नहीं है, यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। ध्यान से समझना, अभी जो हमने डेरिवेशन करी है इससे पहले वहां पर डायपोल था, कौन सा, एक्सियल वाले में या इक्वेटोरियल वाले में हमने डायपोल के एक्सियल या डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन की बात करी थी, इक्वेटोरियल लाइन की बात करी थी। यहां पर कोई डायपोल नहीं, यहां यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, मतलब थ्रू आउट एक ही तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके एक्सेस के थ्रू ये लाइन जा रही है, यही है एक्सेस। मैंने कहा या इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मान लेते हैं यहां यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉइंट पे ओवरऑल रिंग का क्या इंफ्लुएंस रहेगा, देखो वो निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है, dl। ठीक है, अब अगर मैं लेमडा की बात करूं इसके लिए, लेमडा क्या होता है बच्चे, चार्ज अपॉन लेंथ। लेंथ क्या होगा, सर्कमफ्रेंस रहेगा। एक मिनट, एक काम करते हैं बच्चे, इसको ना r को आर की जगह ए मानो इसे, मैं वो भी रीजन बताता हूं क्योंकि जब भी हम स्टैंडर्ड सारी डेरिवेशंस ले रहे हैं, आर हम इसको ले रहे थे सेंटर से जो डिस्टेंस है, तो स्टैंडर्ड ही रखते हैं उसे, ए हमारे पास रेडियस आ जाएगा, तो क्यू अपॉन 2 पाई ए उस फॉर्म में रह जाएगा। क्लियर, अब ये जो छोटी सी लेंथ है, इस लेंथ की वजह से ये जो डीएल है, इस लेंथ पर कुछ चार्ज होना चाहिए। कितना चार्ज होगा, अगर यहां पर चार्ज होना चाहिए तो यहां छोटी सी लेंथ पे कितना चार्ज होगा, dq। और dq क्या होना चाहिए, लेमडा dl के इक्वल होना चाहिए कि नहीं। यहां से देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, q की वैल्यू लेमडा इंटू एल होगी, स्मॉल चार्ज इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू स्मॉल लेंथ। किसी को दिक्कत, अब ये जो dq चार्ज आ गया है यहां पर, ये क्या करेगा, ये यहां से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे कहीं आएगी, इसका नाम रख लेते हैं DE1, फिलहाल के लिए DE1 रख लेते हैं। मान लेते हैं यहां पे एंगल कितना है बच्चा, थीटा। क्लियर, अगर थीटा है तो यहां से इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, यहां थीटा तो यहां भी थीटा, ऑल्टरनेटिव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और यहां पे हमारे पास बना DE1 cos थीटा और ये बना DE1 sin थीटा। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, बहुत सीधी सी बात है, कुछ खास नहीं किया हमने। और अगर मैं DE की वैल्यू भी निकालना चाहूं तो DE की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैंने K लिख दिया, DQ बाय, अब ये डिस्टेंस कितना है बच्चा, ये R है ये A है, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट, यही होगा। तो ये क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट रेज टू द पावर 3, यही होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट 3/2 लिख लूं पावर। किसी को दिक्कत है इसमें,
सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यही फॉर्मूला था, के क्यू बाई आर क्यूब, था कि नहीं था ऐसा? हाँ जी, किसी को आर स्क्वायर था, के क्यू बाई आर स्क्वायर था शायद ना, आर क्यूब नहीं था, बताओ। हाँ आर स्क्वायर ही तो होना चाहिए था, क्यूब क्यों आएगा अभी बताता हूँ, कॉस थीटा के बाद लगेगा। ठीक है, हमारे पास डी की वैल्यू क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के अंदर क्या किया, आर स्क्वायर में आर अंडर रूट की वैल्यू थी, सब्सटीट्यूट हुआ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना के नहीं, सिंपल काम है यहां तक। अब यहां से आते हुए ये DE1 की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो एक काम करते हैं, अब सेम तरीके का कुछ अपने पास यहां होना चाहिए दूसरे एंड पे, जिसकी लेंथ सेम DL, चार्ज सेम DQ। मान लेते हैं इस छोटे से एलिमेंट का नाम AB, इस छोटे से एलिमेंट का नाम CD। पॉइंट समझना, अब मैं बोलना क्या चाहता हूं, अगर मेरे पास एक रिंग है, इसके इधर DL है, तो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे भी तो एक सेम लेंथ का DL होगा, जितना चार्ज इस पे उतना ही चार्ज इस पे होना चाहिए, DL DL है। अब इन दोनों DL की वजह से यहां से ये जाएगा, इसका नाम रख लेते हैं E2, ठीक है, DE2 रख लेते हैं, तो ये हमारे पास गया DE2। सेम थीटा वहां था तो यहां भी थीटा, दो कंपोनेंट, एक DE साइन थीटा और एक DE2 कॉस थीटा। और अब मैं DE2 की वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा बच्चा, K DQ बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट का होल स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा कि नहीं, है ना, सेम रहेगा बिल्कुल, कोई परेशानी किसी को। अब एक बात बताओ बच्चा, अगर इस डायग्राम के अंदर देखूं मैं तो DE साइन थीटा तो कैंसिल आउट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन मैग्नीट्यूड ये जो हमारी पास हैं ये तो बिल्कुल सेम है कि नहीं, मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल दोनों का सिमिलर है, डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो गई। अब एक पॉइंट देखो, अगर मैं इस रिंग की बात कर रहा हूं, इसके लिए डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक एंड पे सेम लेंथ का है जिसका सेम चार्ज है, सेम इस वाले एलिमेंट के लिए इधर, इस वाले एलिमेंट के लिए इधर, हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई ऑपोजिट एंड पे सेम लेंथ सेम चार्ज का एलिमेंट होना चाहिए कि नहीं। अगर मैं इस एंड की बात कर रहा हूं तो इस एंड के लिए इधर है, हर एंड के लिए एक है कि नहीं, तो ओवरऑल यहां से जो नेट ई निकलेगा, जो नेट ई निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखो बच्चा, हमारे पास जितना भी निकलेगा वो सिर्फ किस साइड निकलेगा, सारा का सारा सिर्फ इस साइड निकलना चाहिए, और जो टोटल ई निकलेगा वो क्या निकलेगा, सिग्मा ऑफ DE कॉस थीटा। अब मैं सिग्मा क्यों लिख दिया, सिग्मा लिख दो या इंटीग्रेशन लगा दो, सेम कहानी है, क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी था सारों का सम निकालना है मुझे, जितने भी एलिमेंट होंगे, तो सिग्मा लिख दो या इंटीग्रेशन लगा दो, दोनों के अंदर बात तो वही है, छोटे छोटे एलिमेंट्स का नेट अलजेब्रिक सम, है ना। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हमारे पास यहाँ DE की वैल्यू क्या है, DQ बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में K कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या आएगा बच्चा, यहां पर इस ट्रायंगल में कॉस थीटा R अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 आएगा कि नहीं, ठीक है। और इसका मुझे क्या लगाना है, इसके आगे मुझे सिग्मा को यूज करना है। अब जब मैं सिग्मा यूज कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे K ठीक है, बिल्कुल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है फॉर द टाइम बिंग, एक सर्टेन डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2, ये भी परफेक्ट है। वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ DQ है कि नहीं, और इसी DQ को मैं, DQ को क्या लिख सकता हूं बच्चा, अगर मैं DQ को लिखना चाहता हूं तो मुझे ये पता है DQ को मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू DL, लिख सकता हूं कि नहीं, कोई परेशानी। और जब मैं लैम्डा इंटू DL लिखूंगा तो देखो जरा, के आर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 लैम्डा इंटू DL। अब लैम्डा क्या है, वो भी कांस्टेंट, अगर लैम्डा भी कांस्टेंट है, ये वाला इसको भी हटा दें यहां से, है ना, अगर हमारे पास लैम्डा भी कांस्टेंट है उसको भी साइड ही लिख लेते हैं। DL का सिग्मा क्या बनेगा, DL क्या है, छोटे 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 जो हमारे पास इस रिंग में ये छोटे छोटे जितने भी एलिमेंट्स थे, इनका एल्जेब्रिक सम क्या बना रहा है, पूरा सर्कमफ्रेंस बन रहा है कि नहीं।
तो इस dl की जगह में क्या लिख लेता हूं, के आर लेमडा बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। लिख सकता हूं कि नहीं है, किसी को दिक्कत है इसमें? अब लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूं, लेमडा हमने क्या माना था बच्चा, देखो जरा, हमारे पास जो लेमडा था वो क्या था, अरे भाई मान जाए यार, एक तो, एक मिनट, ये हमारे पास था, देखो इसे, हमारे पास था Q/2 पाई, ये दिखा, ये वैल्यू डाल दो वहां पे, जो हमारे पास मेन आया था उसके अंदर Q/2 पाई, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू डालो, देखो जरा आंसर क्या निकल रहा है, के आर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2, लेमडा की वैल्यू क्या थी, टोटल चार्ज बाय 2 पाई ए, इंटू डी एल क्या आया था हमारे पास 2 पाई ए, ये कैंसिल आउट हो गया। समझ में आई बात? तो हमारे पास ओवरऑल जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली है, और वो किस साइड में निकली है, अगर ये रिंग था, ये सेंटर, तो सिर्फ एक्स एक्सेस के अलोंग, वाई एक्सेस के अलोंग इसका इंपैक्ट क्या है, 0। तो ये क्या निकला हमारे पास, के आर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 इंटू। समझ में आई बात? सीधा सीधा ये, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, देखो डेरिवेशन वाइज ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। जैसे न्यूमेरिकल आएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किस तरीके से लेने हैं, कैंसिल आउट कैसे करना है। क्लियर? के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दोगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इसके अंदर ये था कि अगर ये पॉइंट पी, मतलब जो स्पेशल केसेस हैं जो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, अगर यही पी सेंटर पे आ जाए, पी किस पॉइंट के लिए बोल रहे हैं, यहां पर इस पॉइंट का नाम जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उस पॉइंट को पी रखा है, अगर ये पॉइंट सेंटर पे लाए कर जाए, सेंटर पे अगर ये पॉइंट यहां से आके सेंटर पे लाए कर जाए, अगर ये सेंटर पे होता तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं, और अगर आर 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर क्या हो जाएगी, 0। सीधी बात है। पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग इज ऑलवेज 0। क्लियर? अगर R एक्सट्रीमली ग्रेटर देन A है, R जो है रेडियस, मतलब रेडियस कह रहा हूं, जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, वो कंपेयर टू द रेडियस, इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में मान लो मैं इतने डिस्टेंस पे निकालना चाहता हूं, तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा रेडियस है, तो उस केस में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। वो वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आर से आर स्क्वायर हटा, आर क्यूब कटा, बचा क्या, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अलोंग px। और ये क्या होता है, ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से थी। अगर मैं किसी चार्ज्ड रिंग से बहुत दूरी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्जर्व करूंगा तो सेम ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे अगर सारा चार्ज एक पॉइंट पे अक्यूमुलेटेड होता तब बिहेव होना था। समझ में आ रही है? यही फॉर्मूला था KQ/R²। तो सेम हमारा KQ/R² हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है अगर हम किसी सर्कुलर रिंग से बहुत ज्यादा दूरी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, सर्कुलर, ये क्लियर है। Hence, a circular loop of charge behave as a point charge when observation point P is very large distance from the loop compared to the radius. Electric field intensity due to uniformly charged ring will be maximum. ये अब क्या है, अब याद करो हमने जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल्स किए थे, हर पॉइंट पे जहां मैक्सिमम या मिनिमम का कंसेप्ट आता है, मैंने क्या बताया था, फंक्शन बनाओ, डेरिवेटिव करो, इक्वल्स टू 0 करो और वो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट को हमें दे देगा। एक्चुअल में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव मैथ्स के अंदर जब चैप्टर आएगा उसमें हम मैक्सिमा मिनिमा समझते हैं, लेकिन हमने +1 से ही ये कंसेप्ट शुरू कर दिया था क्वेश्चंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर लगाना, कि जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड दे दिया जाता है किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी चीज के लिए, क्या करते हैं, उसका फंक्शन बनाते हैं किसी वेरिएबल की टर्म में, सिंगल वेरिएबल की टर्म में फंक्शन बना, उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, इक्वल्स टू 0 इक्वेट किया, 0 इक्वेट किया, जो आंसर आया हमारा सीधा मिल जाता है। वो एक जस्टिफाइड कंडीशन हमें मिल जाती है। यहां पर भी यही बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज्ड रिंग की वजह से मैक्सिमम कब होगी, जब DE/dr की वैल्यू 0 होगी। समझ में आया? DE/dr क्या रिप्रेजेंट करे,
चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, हमारे पास E की वैल्यू थी QR/4πε0r² + a² raised to the power 3/2, डेरिवेटिव किया पूरे का, U/V अपने को पता है डिविडेंड रूल जो लगता है, क्वोशिएंट रूल लगता है, डिवाइड किया, इक्वल्स टू 0 किया, इक्वेट कर करा के हमारे पास सीधा आंसर क्या आता है, R = +-a/√2। अब दो तरीके से ये हो सकता है, या तो सब्जेक्टिव में ये तुम्हारे पास प्रूफ के लिए आ जाए कि प्रूफ करो कि किसी भी चार्ज्ड रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी वो मैक्सिमम कब होगी, अगर मेरे पास कोई चार्ज्ड रिंग है और इस चार्ज्ड रिंग से, ठीक है, देखो बच्चा ये जो हमारे पास चार्ज्ड रिंग है, एक मिनट बस, अरे हो जाएगा, ये हमारे पास जो चार्ज रिंग है इससे हो क्या रहा है, देखो चलो रेडियस बढ़ा रहेगा, यहां से अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पे, अब दो तरीके से दिया जा सकता है। एक है कि डायरेक्ट तुम्हें बोले कि प्रूव करो कि R अगर कोई सर्टेन डिस्टेंस है जो कि रेडियस के साथ कैसे रिलेशन में है, R = a/√2 का जो डिस्टेंस होगा, R = a/√2, वो प्लस माइनस क्या बता रहा है, चाहे उधर हो चाहे इधर हो, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम वैल्यू पोजेस करेगी। देखो मुझे ये पता है सेंटर पे क्या थी बच्चा, सेंटर पे तो 0 थी, हमने स्पेशल केस में डिस्कस किया, लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम। तो यहां से ये ग्राफ ऐसे और ये ऐसे जाना चाहिए, होना चाहिए, और उसके बाद फिर से वो डिक्रीज या जैसे भी अपना जाए इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा जो ये ग्राफ है। क्लियर है? तो हमारे पास प्लस माइनस में अगर प्रूफ करना आए, मैंने इन जनरल बात करूं, चांसेस है 99% चांसेस हैं ये बोर्ड्स में नहीं आने वाला है क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं। तो जब नहीं आएगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रेट अवे ग्राफ याद रख लेना चाहिए और ये वैल्यू याद कर लेनी चाहिए। अगर इन केस ऐसा आ जाए, क्योंकि जो पिछले 2-3 साल में हो रहा है कि पेपर के अंदर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हैं, सीधा सीधा उठ के नहीं आ रहा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डालने की कोशिश हो रही है, तो उस केस में प्रूफ करना आ सकता है ये। तो याद क्या रखना है, जो भी मुझे मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है उसको DE/dr किया इक्वल्स टू 0 किया, सिंपल डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव किया इक्वल्स टू 0 करके R की वैल्यू +-a/√2, वरना ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। सीधा क्या याद रखो, R = +-a/√2, जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और ग्राफ ये। क्लियर है बच्चा? इसके बाद एक क्वेश्चन है ये वाला, ये जो क्वेश्चन है मींस का क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत डिफरेंट टाइप का, इसीलिए मैंने अलग से इसको टॉपिक बना दिया यहां पे, वरना ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि बोर्ड्स के लिए नहीं है सिर्फ कॉम्पिटेटिव के लिए, लेकिन अपने आप में ही एक कंसेप्ट समझाता है तुम्हें। हमने अभी जो बात करी है वो किसके लिए बात करी है बच्चा, एक क्लोज्ड लूप के लिए, एक रिंग के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं सेमी सर्कुलर रिंग की, सिर्फ सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर समझ में आता है, आधी रिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एंड आर्क। रिंग तो हमने ऊपर कर लिया, अभी जो रिंग वाला केस था हमने डिस्कस कर लिया। अब आर्क क्या होता है, आर्क होता है कोई टुकड़ा किसी रिंग का, है ना, किसी सर्कल का एक टुकड़ा, चाहे वो सेमी सर्कल हो या किसी भी तरीके से किसी भी लेंथ का हो। यहां पे उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर of uniformly charged semi-circular ring of radius r and linear charge density lambda। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला, इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, इसका रेडियस कितना है, r, मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। क्लियर है? किसी को क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है? ये पता चल गया कि जो हमारे पास रिंग है वो कैसी है, हमारे पास रिंग जो है वो चार्ज्ड है, और किस तरीके से चार्ज्ड है, ये सेमी सर्कुलर रिंग हमने मान लिया और इसके ऊपर हमने पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो ऑब्वियस है लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी जब लेंथ पे चार्ज है, लैम्डा, ये गिवन है। और इन्होंने कहा कि इसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। तरीका क्या होता है, यहां पे सबसे पहले देखो, द आर्क इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस।
क्या ये बात ठीक है? आंख पे तुम खुद देखो, जब मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, हमें पता है चार्ज कॉन्टिन्यूअस तो होता नहीं है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी छोटा 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 चार्ज पूरी लेंथ पे फैला होगा। तो यहां हम इसी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारे पास आर्क है, ये छोटे छोटे नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस की कलेक्शन है। लेट अस कंसीडर द पार्ट ऑफ अ रिंग एज एन एलिमेंट ऑफ लेंथ आर डी थीटा। अब आर डी थीटा क्या है? मान लिया मैंने कि यहां पर कोई एक पॉइंट है, ये देखो, इस पॉइंट पर यहां से एक लाइन ड्रॉ करी और ये कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या किया, एक छोटी सी लेंथ, ये डीएल लेंथ मानी, जो डी थीटा का एंगल फॉर्म कर रही है सेंटर पे। रेडियस कितना? आर। यही है। अब एक बात बताओ, तुम्हें एक फॉर्मूला याद है जो छोटी क्लास में हम करते थे? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो जो यहां डीएल निकलेगा वो आर इंटू डी थीटा निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, मैंने लेंथ ऑफ आर्क निकाल दी यहां पे। अब जो मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क निकली है, ये लेंथ ऑफ आर्क सेंटर पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी प्रोड्यूस, है ना? हमने क्या किया, लेंथ आर डी थीटा विच सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर एट द रिंग एंड इट लाइज बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा। थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के बीच में कहीं ये लाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है ये वाला। हम अब क्या कर रहे हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं, देखो इस लेंथ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर अगर इसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर रहे हैं कि मल्टीपल पॉइंट चार्जेस से था, तो इसकी वजह से जो भी था, यहां से हमारे पास, हमें पता है सर्कुलर रिंग का वैसे भी हमने अभी बात करी थी कि यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो इस साइड आती है, तो इसके दो कंपोनेंट आने चाहिए, एक इधर को आना चाहिए और एक इधर को आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? जैसे अभी हमने उस रिंग के लिए डिस्कस किया था कि इसकी वजह से इस सेंटर पॉइंट पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही थी, यहां पे भी तो वही बात कर रहे हैं। तुम ये समझ रहे हो ना? ये सेमी सर्कुलर आर्क है, मैं इस सेंटर पे यहां पे निकालना चाहता हूं सिर्फ इसकी वजह से, तो इस पॉइंट की वजह से इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड जाएगी ऐसे। जहां पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लूं, यहां से रिपल्सिव फोर्स आएगी इधर को आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करें। अगर यहां से निकालेंगे इसको मैं EX और इसको EY लिख सकता हूं कि नहीं? ये बात समझ में आई है? तो ओवरऑल जो मेरे पास E आएगा वो क्या आएगा, EX आई कैप प्लस EY जे कैप। मैं ऐसे लिख सकता हूं उसे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE एक्स आई कैप DEY जे कैप आ गया। डी क्यों लिखा है हमने? डी लिखा है स्मॉल के लिए, कि वो छोटे से जो हमारी स्मॉल लेंथ की वजह से आई है, तो इसको DD लिख देते हैं। ये सिंपल बात है, यहां तक क्लियर है। अब हम बात क्या कर रहे हैं आगे, देखो अगर मैं DEX की बात करूं, DEX की, अब X जैसे यहां निकला था, सेम बिल्कुल वैसा ही कुछ इधर भी सेम लेंथ का, इस जगह भी सेम लेंथ का, सेम एंगल के साथ कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। हाँ जी, सेम डी थीटा एंगल का सेम एलिमेंट होना चाहिए। बिल्कुल होगा, हर तरफ अगर मेरे पास एक ये रिंग है, तो इसके हर पॉइंट पे बिल्कुल इसके इधर उधर सेम सेम लेंथ के सेम सेम एंगल बनाते हुए एलिमेंट होना चाहिए हर किसी के लिए। अब अगर ऐसा होगा तो हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकली इधर, और इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे इधर और इधर, और यह एंगल जैसे थीटा था, ये एंगल डी थीटा था, तो ये इसके भी दो कंपोनेंट निकले, DE cos थीटा और DE sin थीटा। अब यहां से मुझे ये तो दिख गया कि cos वाले कंपोनेंट तो सारे ही कट जाएंगे, जो EX था दैट इज DE cos थीटा, और ये DE cos थीटा, ये तो सारे कट गए। तो जो भी नेट अलजेब्रिक सम बचा वो सिर्फ और सिर्फ DE sin थीटा के अलोंग निकला कि नहीं? ये बात समझ में आई है? एक्स एक्सेस के अलोंग तो सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ जो बचा वो वाई एक्सेस के अलोंग नेट रिजल्ट बचा। और अब मुझे अगर जो टोटल निकालना है तो क्या करूं, DEY का सिग्मा कर दो। देखो अब या तो इंटीग्रेशन लगा दो या सिग्मा लिखो, कहानी सेम आती है, क्योंकि एल्जेब्रिक सम लगा रहे हैं, है ना? मैंने जब इंटीग्रेट किया यहाँ पे DEY क्या है, DE sin थीटा। अब एक बात बताओ, जो ये थीटा है इसकी वैल्यू कहां से कहां चेंज हो सकती है? 0 से होते हुए 180 तक जा सकता है कि नहीं? अगर मैं टोटल E निकालना चाहता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ DE sin थीटा होना चाहिए।
विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, क्योंकि यही एंगल है जो वेरी कर रहा है। कहां से कहां जाएगा, 0 से 180। कॉस वाला कंपोनेंट खत्म, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटीग्रेट करो, सीधा आंसर आएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, डीई की वैल्यू के लैम्डा बाय आर, है ना। डीई की वैल्यू हमारे पास क्या निकल रही है, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 0 टू पाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर क्या आया, 2k लैम्डा बाय आर। क्लियर है। ये बोर्ड्स के अंदर तो चांसेस हैं कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो तुम्हें ये रिजल्ट अगर तुम याद रखते हो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए तो डायरेक्ट आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? ये मैं फिर बता रहा हूं, ये कंसेप्ट एज सच बोर्ड्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए था। चाहे वो रिंग वाला हुआ चाहे ये वाला हुआ, रिंग वाला पहले कभी बोर्ड्स में आता था, अब तो है ही नहीं सिलेबस में। अब आते हैं भाई इस टॉपिक पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इजी टॉपिक, बोर्ड्स के लिए भी कॉम्पिटिटिव के लिए भी काफी ज्यादा रेलिवेंट, जिसकी डेरिवेशन भी पेपर में आनी है। अब हमारे पास क्या है बच्चा, देखो इसमें है इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात समझो, अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को फील्ड में रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, यहां से देखो, मैं मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं ऐसी, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे ऊपर की साइड, नीचे से ऊपर की साइड हमारे पास क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। एक मिनट रुको बस, चलो देखो यहाँ पे जो मार्किंग है, मैं मार्किंग हटाना चाहता था, ये हट नहीं रही अभी, पड़ी रहने देते हैं। ये जो नंबर लिखे हैं इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, हर तरफ ऊपर तक फैल रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इस पे ध्यान मत देना जो नंबर्स लिखे। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि अभी हमारे पास क्या है कि यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है नीचे से ऊपर की साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर नीचे से ऊपर की साइड जा रही है, ये तो क्लियर हो गया है कि इसका मतलब नीचे कुछ पॉजिटिव होना चाहिए और ऊपर कुछ नेगेटिव होना चाहिए। ये पता है हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइए मैंने कि हाँ पॉजिटिव से जा रही है, नेगेटिव को अप्रोच कर रही होगी कहीं पे। इसके बीच में मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया किसी एंगल पे। मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया, देखो यहां से मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है किसी एंगल पे। क्लियर, यहां से इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने रखा, मान लो माइनस चार्ज यहाँ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, पॉइंट का नाम रखना चाहते हो ए और बी रख लिया, और ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया। किसी को दिक्कत, इसकी लेंथ कितनी है, 2a। हाँ जी, किसी को परेशानी इसमें? सिंपल, मैंने क्या किया, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E, इसके अंदर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपने एक डायपोल को रख दिया किसी एंगल पे अभी के लिए। अब यहां पे होगा क्या, देखो जब मैं इसको किसी एंगल पे रख रहा हूं, किसी एंगल पे रखते हुए इस माइनस चार्ज, इवन एंगल को छोड़ो, अभी अगर मैं सिंपल डायपोल को रखूंगा तो मुझे पता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस नेगेटिव के ऊपर नीचे की साइड फोर्स लगनी चाहिए, और इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो QE के बराबर होना चाहिए। सीधा सा है, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर की साइड जाना चाहिए क्योंकि रिपल्सिव फोर्स आएगी या नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसका भी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, QE। हाँ जी, आएगा कि नहीं, किसी को दिक्कत है इसमें? है ना, सीधा सा है, नेगेटिव नीचे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव ऊपर की तरफ रिपेल होगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो, यहां पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स मिला जुला के क्या बना रही है, एक कपल फोर्स क्रिएट कर रही है। अगर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्सेस लगेंगी तो कपल क्रिएट हो जाएगा, और अगर एक कपल क्रिएट होगा तो क्या होगा, एक फोर्स अगर ऐसे लगेगी तो इसे घुमा देगी कि नहीं, एक फोर्स नीचे लग रही है, एक फोर्स ऊपर लग रही है तो इसे रोटेट कर देगी।
रोटेट कर देगी मतलब टॉर्क आ जाएगा। अब जब टॉर्क की बात करते हैं, ये चाहे F1 है, ये F2 है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें। अब जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं दो फोर्सेस के बीच का। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें परेशानी आ रही है? डायग्राम क्लियर है? अब एक बात देखो, डायपोल मूवमेंट का है माइनस से प्लस की तरफ, इधर डायरेक्शन इधर, एंगल आया थीटा। क्लियर है? इस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालूं तो 2a साइन थीटा निकला कि नहीं परपेंडिकुलर? हाँ जी, क्या हुआ, किसी को दिक्कत? क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस कितना निकला? 2a साइन थीटा। तो दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस निकला 2a साइन थीटा। अब जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? F इंटू आर, है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकल गया? F इंटू 2a साइन थीटा। F की वैल्यू क्या है बच्चा? QE, QE 2a साइन थीटा, और 2QA क्या बनता है? PE साइन थीटा। बना कि नहीं? या मैं इसे क्या लिख लूं, क्या लिख सकता हूं? अगर A B साइन थीटा होता है इसका मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ कि नहीं, तो मैं P क्रॉस ही सीधा सीधा इसे लिख देता हूं। बात समझ में आई है? किसी को दिक्कत? बहुत सीधा सा काम हमने किया है भाई। इसके ऊपर अगर जो नीचे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगी, उस पर रिपल्सिव फोर्स लगी, कपल क्रिएट हुआ, कपल फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाला 2a के रिस्पेक्ट में। जो डायपोल है वो यहाँ पे थीटा एंगल के साथ अलाइंड था, थीटा एंगल के साथ अलाइन था, ये हाइपोटेन्यूज बना, परपेंडिकुलर जो हमारे पास बना उसकी वैल्यू निकली 2a साइन थीटा। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है टॉर्क का, F इंटू 2a साइन थीटा, मल्टीप्लाई किया, वैल्यू डाली, Q2a की वैल्यू P सब्स्टिट्यूट करी, और अगर A B साइन थीटा होता है तो मैं उसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं। हाँ जी, ये बात ठीक है? किसी को दिक्कत? अब यहां पर अगर थीटा 0 हो जाए तो उसका मतलब क्या होगा? अगर थीटा 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? थीटा 0 होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या निकलेगी? 0। मतलब अगर अपना डायपोल इसके साथ अलाइंड हो जाए, अगर अपना डायपोल इसके साथ अलाइंड हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल की डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो जाए, जैसे कि यहां पे देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? नीचे से ऊपर, और डायपोल भी नीचे से ऊपर इसी फॉर्म में अलाइंड हो जाए ऐसे, तो क्या होगा? यहां से रुको, ये डायपोल आ गया हमारा, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां गई? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ हमारे डायपोल की डायरेक्शन आई कि नहीं? ठीक है, तो थीटा कितना बन गया? 0। थीटा 0 हुआ तो उस पर टॉर्क क्या लगेगा? कुछ भी नहीं, 0 हो जाएगा। समझ में आई? और जब हमारे पास टॉर्क 0 आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। वो ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का पता है ना सबको। जब मैं ये क्रॉस भी लिखता हूं, जैसे P क्रॉस ए लिखा, तो उसका मतलब क्या होता है? P और E का क्रॉस राइट हैंड स्क्रू रूल के साथ हमारे पास आउटपुट देता है, पता है ना ये वाला। थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टॉर्क 0 आ गया, द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायपोल हमारे पास क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और अगर 180 हो जाए तो, अगर 180 हो जाए तो देखो जरा, अगर मेरे पास यहां पर मैं 180 बना रहा हूं, 180 का मतलब क्या हुआ? डायपोल को मैंने ऐसे रखा है। अगर डायपोल को ऐसे रखा है तो माइनस क्यू इधर, प्लस क्यू इधर, डायपोल मूवमेंट P नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, उल्टा हो गया। थीटा कितना हो गया इस केस में? 180 डिग्री। मेरे को पता है साइन 180 की भी वैल्यू होती तो 0 ही है, तो अल्टीमेटली टॉर्क तो अब भी नहीं लग रहा है। लेकिन इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये बात? क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर यहां रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट करेगी यहां से, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे? द डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। क्लियर है? और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। सीधी कहानी है। अगर यहाँ पे एक 90 डिग्री पे डायपोल रख दिया, 90 डिग्री पे अगर हमने डायपोल को रख दिया है, तो ये जो है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम टॉर्क को। किसी को दिक्कत? समझ में आया?
डेरिवेशन क्लियर है, बहुत बेसिक सा आसान सा काम किया है हमने। सिर्फ क्या किया, फोर्सेस निकाले, कपल फोर्स निकला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, और उससे सीधा आंसर। इसी के बेसिस पे बच्चे टॉर्क ऑन डायपोल के कुछ इजी से न्यूमेरिकल्स हैं, ये अटेम्प्ट करने आसान है, फिर भी किसी को लगेगा किसी पॉइंट पे, जैसे ये वाले क्वेश्चन हैं, ये अच्छे क्वेश्चन थे थोड़े, तो इनको अटेम्प्ट करना, नहीं आएंगे तो मुझे बताना, बैक साइड से। तो अगर ये किसी को भी दिक्कत लगेगी तो मुझे बता देना, इनको पूरे क्वेश्चंस को हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हर बच्चे को अटेम्प्ट जरूर करके लाने हैं क्वेश्चन। क्लियर है? अब अपने पास आता है बच्चा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, अगर मैं तुम्हें इसे विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं तो एक काम करते हैं थोड़ा सा ना, जैसे मैंने जब चैप्टर शुरू हुआ था तब कहा था कि जहां चार्जेस को ना देख पाओ वहां मैग्नेट से अज्यूम करना शुरू कर देंगे। ये मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है। अब इस मैग्नेट के अंदर मान लो मेरे पास, एक और काम करते हैं, मल्टीपल मैग्नेट्स निकाल लेते हैं, दिखाता हूं मैं अभी। तो अपने पास अगर मैग्नेट्स, कभी तुमने मैग्नेट्स के साथ पंगे लिए कि किसी एक्सटर्नल दूसरे मैग्नेट की प्रेजेंस में जो एक मैग्नेट होता है उसको अलाइन करना मुश्किल हो जाता है। देखा है, लाइक पोल्स जो होंगे वो रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे। अगर मेरे पास एक फील्ड है, मैं अभी दिखा रहा हूं, देखो, जैसे ये अपने पास मान लो ये एक डायपोल हो गया। ये डायपोल कैसे हुआ है भाई, कोई भी मैग्नेट है, ये दो टुकड़े थे, मैंने इन्हें चिपका दिया तो ऑब्वियस है नॉर्थ साउथ चिपके होंगे, तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ आ गया, तो ये डायपोल का काम कर रहा है। अब मेरे पास कोई दूसरे मैग्नेट्स हैं, ठीक है, दूसरे मैग्नेट्स हैं, दूसरे मैग्नेट्स अपनी एक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अगर मैं इनकी प्रेजेंस में, देखो ये मैग्नेट है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं इसकी प्रेजेंस में इसको घुमाने की कोशिश करूं फील्ड को, ये काम करते हैं, छोटे वाले रखते हैं अभी, अगर मैं इसके आगे इसको घुमाने की कोशिश करूं, यहां देखो, तो क्या ये घूम पाएगा? ये हर बार घूम रहे कि नहीं यहां से, ये देखना, मैं छोड़ कैसे रहा हूं, इस तरीके से, और वो हर बार रोटेट कर रहा है। तो मुझे उस रोटेशन के अगेंस्ट अगर मुझे इसको घुमाना है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है कि नहीं, इधर को, है ना, ये दिख रहा है, तुम सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं इसे यहां पर, इसको मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूं ना यहाँ पे, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, मुझे हर बार वर्क डन करना पड़ रहा है, वरना ये हर बार क्या कोशिश कर रहा है कि इधर को अलाइंड हो रहा है, वो खुद अलाइन हो रहा है, दिख रहा है, मैं अगर छोड़ता भी हूं तो वो खुद अलाइन होगा। वो ऐसा क्यों हो रहा है, समझ पा रहे हो, पता चला? अगर मैं, तुम करके देख लेना, अगर मैं यहाँ पे देखो टेबल पे करके दिखाऊं तुम्हें, तो ये प्रॉब्लम क्या है कि उस साइड में भी एक मैग्नेट चाहिए मुझे, या तो कोई बच्चा आए साथ में, उस साइड में भी मैग्नेटिक फील्ड दे इसे, और उसके बीच में से घुमा के देखना है ये क्या करेगा, ये हर बार इस मैग्नेट की फील्ड के साथ अलाइन होने की कोशिश करेगा, और मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे खुद एफर्ट डालना पड़ रहा है। जैसे ये ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है तो मैं इसे खुद पकड़ के सीधा कर रहा हूं। ये बात समझ में आई है? क्लियर है? तो हो कैसे रहा है ऐसा, सिंस वो जो अपना डायपोल है, डायपोल क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट था, मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट हुआ। ये जो डायपोल है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे, जहां पर इसको मिनिमम फोर्स मिले, मिनिमम टॉर्क फील हो रहा हो। अब समझना इस पॉइंट को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहां पर मेरे पास एक सेम कहानी, बिल्कुल वही जो हमने पीछे डायग्राम बनाया था, रुको एक मिनट, ठीक है, सारा डिलीट हो गया, चलो देखो जरा, अगर मैं यहां पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बना लेते हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को हमने ऐसे ही बना लिया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेरे पास क्या है, मैंने एक डायपोल को रखा ऐसे, ठीक है। अब ये डायपोल क्या करेगा, डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए इस तरीके से घूमने की कोशिश कर रहा है, टॉर्क उस पर खुद ही फील्ड दे रही है। हमने अभी यही तो निकाला था कि टॉर्क का फॉर्मूला जो आ रहा है वो पीई साइन थीटा आ रहा है, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो क्या करेगा, इस पे इधर को फोर्स लगेगी, इस पे इधर को फोर्स लगेगी, ओवरऑल कपल फोर्स है, इसको ऐसे करके घुमा देगी, है ना, घुमानी चाहिए। अब जब ये ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है और मैंने पकड़ के रखा है, पहली बात तो वही, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ कि नहीं, ये घूमने की कोशिश कर रहा है, मैं घूमने नहीं दे रहा, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। याद करो पोटेंशियल एनर्जी थी क्या, पोटेंशियल एनर्जी इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन एनी ऑफ द फील्ड।
मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, ये नीचे गिरना चाहता है, मैं नहीं गिरने दे रहा, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है कि नहीं? अगर गिर गया तो पोटेंशियल तो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। अगर कोई चीज गोल घूमना चाहती है, अगर मैं कह रहा हूं कि आगे जाना चाहता है ऐसे हाथ, मैं इसे नहीं जाने दे रहा, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, छोड़ दूंगा तो ये आगे जाएगा। यहां पर ये घूमना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, मैं इसे अगर पकड़ के रख रहा हूं, मैं नहीं जाने दे रहा ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस टाइम इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। लेकिन अगर मैं खुद ही इसको किसी एंगल पे घुमा दूं, मैं इस साइड में इसको घुमा देता हूं थोड़ा सा, मैंने क्या किया? उसी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, उसी स्टेबिलिटी में आने की जगह पहले ये मान लो कि ये थीटा एंगल पे अलाइन था, तो मैंने इसको और घुमा दिया, तो और ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क की तरफ लेके आ रहा हूं। 90 डिग्री पे तो और मैक्सिमम टॉर्क आ रहा था, तो मेरे को एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं इसको ऐसे घुमाते हुए? और वही वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में और स्टोर होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई चीज स्टेबल होना चाहती थी और मैं उसको अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके आ गया, मैंने वर्क डन किया, वही वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जो मैं वर्क डन करूंगा वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा। यही छोटी सी डेरिवेशन है। यहाँ पे हमने क्या किया? सपोज द इलेक्ट्रिक डायपोल P is oriented with the angle theta with the direction of uniform electric field, टॉर्क की वैल्यू P is sin theta, it tries to rotate the dipole। अपने को पता है जो फील्ड है वो क्या करेगी? रोटेट करने की कोशिश करेगी, टॉर्क आएगा उस पर। अब मैंने क्या करा? स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू द स्मॉल एंगल d थीटा। हमने क्या बात करी? जो फील्ड है वो उसे रोटेट करने की कोशिश कर रही है। हमने मान लिया कि जो छोटा सा वर्क डन हो रहा है, जब ये किसी एंगल पे रोटेट हो रहा है स्मॉल एंगल के लिए, उसका वर्क डन आ गया dw। रोटेशनल वर्क डन है तो फॉर्मूला क्या होगा? रोटेशनल फोर्स इनटू रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज रोटेशनल फोर्स टॉर्क डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो टॉर्क डी थीटा स्मॉल वर्क डन आ गया, टॉर्क की वैल्यू P sin थीटा डी थीटा। टोटल वर्क डन कितना है? पहले थीटा 1 पे अलाइन था, अब वो थीटा 2 पे अलाइंड हो गया। पहले वो थीटा 1 पे था, अब थीटा 2 पे है, तो थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में इंटीग्रेट कर देते हैं। हुआ कि नहीं? यही करते हैं, स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे क्या निकलेगा? टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट आएगी डी थीटा, टॉर्क की वैल्यू P sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट आई डी थीटा, सीधा सीधा इंटीग्रेट किया थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में, P कांस्टेंट, E कांस्टेंट, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, PE माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1। किसी को दिक्कत इसमें? रीअरेंज किया, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, हमारे पास यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। किसी बच्चे को इंटीग्रेशन में परेशानी तो नहीं है? पता है ना इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट। चलो, अब अगर एक पर्टिकुलर केस की बात करें कि इनिशियली वो 0 डिग्री पे ही अलाइन था, कि हमारे पास जो अपना डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऑलरेडी अलाइंड है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर पहले ही स्टेबल इक्विलिब्रियम में मैं अब उसे घुमा रहा हूं, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है उस पर। एंगल कहां से कहां जा रहा है? थीटा 1 से थीटा 2 तक, और थीटा 1 0 था, थीटा 2 की वैल्यू मान लेते हैं थीटा। 0 से मैंने थीटा एंगल घुमाया, तो हम इंटीग्रेट जब करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर सब कुछ सेम, माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 1 की वैल्यू 0, cos थीटा 2 की वैल्यू थीटा। तो क्या आया? cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। हमारे पास आया PE cos थीटा माइनस 1। क्लियर है ये बात? समझ में आई ये बात? तो वर्क डन क्या निकला? PE cos थीटा माइनस 1। अगर डायपोल मैक्सिमम टॉर्क पे था, मतलब 90 डिग्री पे था, और अब उसे किसी एंगल पे घुमा रहे हैं, तो थीटा 1 की वैल्यू 90 डाल दो, थीटा 2 की वैल्यू थीटा, और cos 90 क्या होता है? 0। सीधा आंसर आया PE cos थीटा। अब जब वो मैक्सिमम, ऑलरेडी सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा था, उसके बाद वो घूम रहा है, तो इस वक्त इसके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी कि नहीं? और यहां से घूम के वो थीटा पे गया। इस वक्त जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर है वो क्या आया? PE cos थीटा। PE cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? P डॉट E लिख सकता हूं कि नहीं? AB cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला बन गया, तो हमने उसे क्या लिख दिया? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू PE cos थीटा को P डॉट E विद नेगेटिव साइन शुरू से जो हमारे इंटीग्रेशन के साथ चल रहा था। किसी को दिक्कत? समझ में आया? पक्का? ये हमारे पास क्या निकला बच्चा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो भी बता देना। मेरे को ये बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत बेसिक है, तो मैंने लिख के नहीं किया। अगर लग रहा है कि समझ नहीं आया, मैं पूरा लिख के कर देता हूं। पता चल गया ना?
सीधा सीधा हमने किया क्या बच्चे, स्मॉल वर्क डन लिया, इंटीग्रेट किया θ1 से θ2, उसके बाद सिर्फ स्पेशल केसेस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। चलो अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल हमेशा क्या रहेगा बच्चा, स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, जूल के अंदर इसकी मेन यूनिट रहेगी। क्लियर है, किसी को परेशानी इसमें? इसी के साथ ये कुछ बहुत बेसिक से इजी से न्यूमेरिकल है, नोट्स खत्म होंगे जहां पे वहां पे भी है, हेल्प बुक में भी पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं, आसान है, आराम से हो जाएंगे। नहीं होंगे फिर वही मैं बता रहा हूँ भाई, नेक्स्ट क्लास में वापस से न्यूमेरिकल ही सारे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला जो डायपोल वाला है ये सारा पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद जो आगे का टॉपिक है वो बिल्कुल एक नए तरीके का टॉपिक शुरू होता है हमारा, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है, चलो डन।